हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज के अंतर्गत एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक में जो एक्सरसाइज 5 आपको दी है, इसे बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों के समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंतर्गत नाउन अथवा फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों से आपको एक नया साधारण वाक्य बनाना है। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये नाउन क्या होता है, जिसे आप हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो साथियों, अगर हम बात करें डेफिनेशन, आप ये याद रखें, वो वाली भूल जाएं कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूँ। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जिसका अपना एक नाम है वह क्या कहलाएगी? आपकी संज्ञा कहलाएगी। इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए 3 वर्ड आप ध्यान रखेंगे, फंक्शनल ग्रामर पर आपके यही काम आएंगे। आप कहेंगे वो कौन से वर्ड हैं? तो पहला है आपका हु, जिसे हिंदी में आप कौन कहते हैं। दूसरा है आपका हूँ, जिसे आप किसे कहते हैं। और तीसरा वर्ड है आपके पास में व्हाट, जिसे आप क्या कहते हैं। तो इन 3 वर्ड का रिप्लाई आपको मिलेगा तो वो फंक्शनल ग्रामर पर आपका नाउन होगा। देखने में वह वर्ड कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिएगा। मैंने कहा आई विल। अब ये मत सोच लेना कि सर आई के साथ तो हम सेल लगाते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में बिल्कुल सही है। आई विल गो टुमारो। आई विल गो टुमारो, यानी कि मैं कल जाऊंगा। हिंदी में क्वेश्चन कीजिएगा मैं कब जाऊंगा, तो यहाँ देखा जाए तो ये रिप्लाई आपका मिला है कब का। मैं कब जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। तो जब कब का रिप्लाई मिले, यानी कि वहन का रिप्लाई मिले, तो वह कहलाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर वेयर का रिप्लाई मिले कहाँ का, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। हाउ का रिप्लाई मिले यानी कि कैसे का, तो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। तो आपने यहाँ देखा ये टुमारो क्या है? एक एडवर्ब है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूँ कि टुमारो नेवर कम्स। टुमारो नेवर कम्स, यानी कि कल कभी नहीं आता है। अब क्वेश्चन कीजिएगा क्या कभी नहीं आता है? क्या कभी नहीं आता है? तो आप कहेंगे सर कल। तो यहाँ टुमारो व्हाट का रिप्लाई है, यानी कि क्या का रिप्लाई है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका नाउन कहलाएगा। तो जो चीज़ मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा था आपको समझ में आया होगा। CDS 2024 21 अप्रैल को जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, वहाँ आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे थे। वहाँ आपका ये नेम, पर्सन, प्लेस काम नहीं आया था। क्वेश्चन था शायद स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वहाँ पूछा था स्मोकिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। लोगों ने वर्ब लगा दिया क्योंकि वर्ब ही है देखा जाए तो, लेकिन क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो आप कहेंगे सर स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान। तो व्हाट का रिप्लाई था, क्या होना चाहिए था? नाउन। और वो वर्ब से बना इसीलिए उसे वर्बल नाउन आप कह देंगे। अब जो भी वर्ब हैं आपकी जिनमें आप ER या OR सुफिक्स कर सकें, यानी कि प्रत्यय लगा सकें, तो वो भी कॉमन नाउन होती हैं। जैसे कि आप एक वर्ब पढ़े होंगे टीच। अब टीच माने पढ़ाना होता है, तो आप जानते हैं इसमें ER लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? टीचर, यानी कि अध्यापक, पढ़ाने वाला। तो ये कॉमन नाउन है। जैसे कि अगर हम बात करें सिंग, सिंग माने गाना होता है, सिंगर गाने वाला। एक वर्ब पढ़े होंगे आप कलेक्ट, कलेक्ट माने एकत्रीकरण, एकत्रित करना होता है। OR लगाते हैं तो कलेक्टर, एकत्रित करने वाला, संग्रह करता है जिसे आप कहते हैं। प्ले से आप पढ़े होंगे प्लेयर हो जाता है। ड्राइव से आप पढ़े हैं ड्राइवर हो जाता है। ठीक है। अगले की बात करें तो फ्रेज। फ्रेज की बात करें तो आप कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट सेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ ना हो। अर्थ तो होगा लेकिन इसका अपना पूरा अर्थ नहीं होगा, उसी को हम कहते हैं क्या? फ्रेज।
अब साथियों आगे अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। जैसे हिंदी में मैं कहूँ एक लंबा लड़का, तो शब्दों का समूह तो है, इसका अर्थ भी है लेकिन पूरा अर्थ नहीं है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, आपका फ्रेज कहलाएगा। मैंने कहा है एक महान कवि, इसका अर्थ तो है लेकिन पूरा अर्थ नहीं है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, आपका फ्रेज। जैसे कि अ ग्रेट पोइट। इन अपोजिशन की बात करें तो इसका हिंदी अर्थ होता है बगल में। क्या होता है, बगल में। फ्रेज का हिंदी अर्थ होता है वाक्यांश। अब इंग्लिश में लिखें तो आप लिख सकते हैं साइड बाई साइड, साइड बाई साइड। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो आपको नाउन या फ्रेज को बगल में लिखना है, नाउन या फ्रेज को बगल में लिखना है। अब वो किसके बगल में लिखेंगे, पंडित जी कहते हैं ना कि वधू को वर के बगल में बिठाइए, तो ऐसे ही आपको बिठाना है। अगर आपको नाउन या फ्रेज सब्जेक्ट के बारे में देखने मिले तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको एक कॉमा लगाना है। उसके बाद में अगर नाउन आया है तो आप नाउन लिखेंगे, अगर फ्रेज आ जाए है तो फ्रेज लिख देंगे, उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। ध्यान रखें नाउन या फ्रेज के अलावा आपको इसके अंदर कोई भी चीज़ लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। गलती से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग इसके अंदर आपको नहीं करना है, ठीक है। और जिसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आई है उस सेंटेंस के नाउन या फ्रेज को भी आप इसमें नहीं लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना होगा यहाँ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी दिया हो, उसके बाद जो भी दिया है आप आगे मेंशन कर देंगे। अगर ऑब्जेक्ट के बारे में दे तो आपको फिर ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट के बाद में केवल एक कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद वह नाउन या फ्रेज लिख देना है, और इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर से सुनिए, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई गई है तो उस नाउन या फ्रेज को हम डबल कॉमाज के अंदर रखेंगे, वो नीचे कॉमा रहेंगे। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे जो सेंटेंस में दी होगी। अगर नहीं दी है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, अगर ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नाउन या फ्रेज के रूप में दी है तो आपको ऑब्जेक्ट के बाद सिंगल कॉमा लगाना है, वह नाउन या फ्रेज लिख देनी है। हेल्पिंग वर्ब टोटल अगर मैं बात करूं तो फाइनाइट वर्ब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, यानी कि यह मेरी सिस्टर इन लॉ है। और साथियों या तो भाभी कह सकते हैं या साली। हर नेम इज निधि, उसका नाम निधि है। तो यहाँ देखी जाए तो यहाँ ये आप देख सकते हैं ये अपने आप में क्या है, ये नाउन फ्रेज है। अब कहेंगे सर हम कैसे पहचानेंगे, तो आप ध्यान रखें प्रीपोजिशन के साथ में और भी वर्ड आपको जोड़कर दे दे तो वो अपने आप में फ्रेज बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ इन प्रपोजिशन, उसके बाद में ये वर्ड जोड़ा गया है, इसी वजह से ये क्या हो गया है, नाउन, फ्रेज हो गई है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हियर, उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा, आगे लिखेंगे माय सिस्टर इन लॉ, माय सिस्टर इन लॉ, फिर लगाएंगे आप कॉमा, आगे फाइनाइट वर्ब से लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, इज निधि। ये हो गया आपका आंसर। हियर यह मेरी सिस्टर इन लॉ है, इज निधि, और जिसका नाम निधि है। क्लियर है पहली बात। आगे देखिए, राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव वॉरियर, यानी कि राणा प्रताप एक बहादुर योद्धा थे। ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, और वह मेवाड़ के राजा थे। तो साथियों अगर देखा जाए ये भी अपने आप में एक फ्रेज है, क्योंकि आपने देखा प्रपोजिशन के बाद ये वर्ड लिखा हुआ है, और ये अपने आप में देखें तो ये भी फ्रेज है, क्योंकि आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वेरियर अपने आप में नाउन है, ये एडजेक्टिव और ये आर्टिकल, तो दोनों तरीके से इसे बना सकते हैं। तो आप चाहें तो ये लिख सकते हैं राणा प्रताप, राणा प्रताप, उसके बाद आप लगा देंगे कॉमा, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में है। वॉज यहाँ से हटा देंगे, आप लिख देंगे अ ब्रेव वॉरियर। बहुत से लोग इसे वॉरियर पढ़ देते हैं लेकिन वॉरियर ही है। उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा, एज हटा देंगे और जोड़ देंगे वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप अ ब्रेव वॉरियर, यानी कि राणा प्रताप एक बहादुर योद्धा थे। वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, वह मेवाड़ के राजा थे। आप चाहे तो ऐसे भी इसे लिख सकते थे, राणा प्रताप कॉमा द किंग ऑफ मेवाड़ कॉमा वॉज अ ब्रेव वॉरियर। ठीक है, आगे देखिए, बाबर डिफीटेड लोदी, बाबर ने लोदी को हरा दिया। बाबर वॉज अ तुर्क, बाबर एक तुर्क था। लोदी वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया,
लोदी भारत का सम्राट था। तो साथियों, जहाँ बाबर के बारे में पहले क्या बताया, बाबर क्या था, तो आप कहोगे सर तुर्क। क्या का रिप्लाई है, तो सबसे पहले ये तो आप लिख नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब है, तो इसीलिए आप इसे हटाएंगे। पहले लिखना होगा आपको बाबर, बाबर सब्जेक्ट है तो कॉमा, आगे आप लिख देंगे तुर्क, तुर्क, फिर लगाएंगे कॉमा, फाइनाइट वर्ब आप लिखेंगे डिफीटेड, डिफीटेड लोदी। अब लोदी के बारे में बताया है, लोदी क्या है, तो आप कहेंगे लोदी वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया। तो लोदी के बाद आप लगाएंगे कॉमा, फाइनाइट वर्ब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आगे आप जोड़ देंगे द एम्परर ऑफ इंडिया, लिख देना बाबर कॉमा तुर्क कॉमा डिफीटेड लोदी, और लोदी के बाद आप लिखेंगे कॉमा लगाकर द एम्परर ऑफ इंडिया। यानी कि बाबर एक तुर्क था जिसने लोदी को हरा दिया, और लोदी भारत का सम्राट था। आगे देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे। ही वॉज अ ग्रेट फिलोसफर, वह एक महान दार्शनिक थे। तो साथियों, यहाँ देखा जाए तो दोनों की दोनों आपको फ्रेज दी हैं, किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। तो पहले से ही मैं बना देता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे डॉक्टर राधाकृष्णन, और यहाँ से वॉज हटा देंगे, कॉमा लगा देंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर कॉमा लगाएंगे, ही आप हटा देंगे, जोड़ देंगे वॉज अ ग्रेट फिलोसफर। डॉक्टर राधाकृष्णन कॉमा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉमा वॉज अ ग्रेट फिलोसफर। अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन कॉमा अ ग्रेट फिलोसफर कॉमा वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखिए, मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। मोहन अपने पिता का एकमात्र पुत्र था। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, और वह एक दुर्घटना में मर गया। तो साथियों, यहाँ देखा जाए तो ये अपने आप में एक पूरी फ्रेज बन के तैयार है। तो आप लिख देंगे मोहन, उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा, आगे लिख देंगे द ओनली सन ऑफ हिज फादर कॉमा डाइड इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आगे देखिए, नालंदा वॉज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। यानी कि नालंदा एक बार सीखने का या शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। इट इज नाउ अ हीप ऑफ रूइंस। अब यह यानी कि खंडहर है या खंडहरों का ढेर है। तो नालंदा के बारे में बताया, ये क्या है, द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, ये फ्रेज है। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं अ हीप ऑफ रूइंस। तो सबसे पहले आप पहले से बनाइए, नालंदा वॉज आप हटा देंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग कॉमा इट आप हटा देंगे, आगे जोड़ देंगे इज नाउ अ हीप ऑफ रूइंस। या फिर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, नालंदा कॉमा अ हीप ऑफ रूइंस कॉमा वॉज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिस्टर सक्सेना इज अवर प्रिंसिपल, ही इज वेरी लर्नड। मिस्टर सक्सेना हमारे प्रिंसिपल हैं, वह बहुत शिक्षित हैं। लर्न का मतलब होता है शिक्षित। तो मिस्टर सक्सेना क्या हैं, तो आप कहोगे हमारे प्रिंसिपल। तो नाउन है यहाँ प्रिंसिपल। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मिस्टर सक्सेना कॉमा इज हटा देंगे, अवर प्रिंसिपल, फिर कॉमा, ही हटा देंगे, आगे लिख देंगे इज वेरी लर्नड। ठीक है, अगला देखिए, शाहजहाँ वॉज अ ग्रेट मुगल एम्परर। यानी कि शाहजहाँ एक महान मुगल सम्राट था। ही बुल्ट द ताज, उसने ताज बनवाया। इट इज़ द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री, और यह देश में सबसे फाइनेस्ट इमारत है। तो साथियों, यहाँ देखा जाए तो शाहजहाँ के बारे में बताया है, वो क्या है, अ ग्रेट मुगल एम्परर। तो सबसे पहले आप यही लिखेंगे, शाहजहाँ वॉज हटा देंगे, कॉमा अ ग्रेट मुगल एम्परर, फिर लगाएंगे कॉमा, ही हटा देंगे, बुल्ट द ताज। अब ताज के बारे में बताया, ये क्या है, द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री। तो ताज के बाद फिर कॉमा लगाएंगे आप, इट इज हटा देंगे, द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री। तो शाहजहाँ कॉमा अ ग्रेट मुगल एम्परर कॉमा बुल्ट द ताज कॉमा द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री। यहाँ देखिए, पहले तो ये सब्जेक्ट के बारे में बताया 2 सेंटेंस में, फिर अगले सेंटेंस में यहाँ ताज के लिए बताया, यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए। आगे देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई। मैं कभी भी मुंबई नहीं गया हूँ। इट इज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है।
तो यहाँ किसके बारे में बात की गई है? मुंबई। तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट की तरह है, तो आप क्या करेंगे? आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मुंबई के बाद कॉमा लगा दें, इट को आप हटा देंगे, इज को आप हटा देंगे, आगे जोड़ दें द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। कितना आसान है। अगला देखिएगा, कालिदास वॉज अ ग्रेट संस्कृत पोइट, यानी कि कालिदास एक महान संस्कृत कवि थे। ही वॉज द ऑथर ऑफ द शाकुंतलम, यानी कि वह शाकुंतलम के लेखक थे। तो यहाँ दोनों में आपको फ्रेज दी हैं, किसी को भी आप लिख सकते हैं, तो मैं सीधा पहले से ही बना देता हूँ। कालिदास कॉमा वॉज हटा देंगे, अ ग्रेट संस्कृत पोइट, फिर कॉमा ही आप हटा देंगे और आगे जोड़ देंगे वॉज द ऑथर ऑफ शाकुंतलम। कालिदास कॉमा अ ग्रेट संस्कृत पोइट कॉमा वॉज द ऑथर ऑफ शाकुंतलम। आगे देखिए, नेहरू वॉज अ ग्रेट स्टेटमैन, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ भी दोनों में यहाँ आप देखें तो एक नाउन है आपका स्टेटमैन, और यहाँ देखा जाए तो ये पूरी फ्रेज है, ये भी फ्रेज ही है पूरी, तो आप जिसका चाहें उसका यूज कर सकते हैं। तो नेहरू कॉमा अ ग्रेट स्टेटमैन कॉमा और ही को आप हटा देंगे, वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कितना आसान है ना। महात्मा गांधी वॉज अ लवर ऑफ पीस, यानी कि महात्मा गांधी शांति के पुजारी थे। ही हैड वंस बीन अ लॉयर, वह एक बार वकील भी रहे थे। ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस, और उन्होंने अहिंसा पर प्रीच्ड भाषण दिए। वैसे प्रीच्ड माने होता है जो पादरी लोग होते हैं उपदेश देते हैं, उसे कहते हैं प्रीच्ड माने उपदेश देना। उन्होंने अहिंसा पर उपदेश भी दिया। तो गांधी जी के बारे में बताया क्या है? लवर और पीस, ठीक है, लवर ऑफ पीस, और क्या बताया? लॉयर। तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे, सबसे पहले लिखेंगे महात्मा गांधी कॉमा वॉज हटा देना, ठीक है, अ लवर ऑफ पीस, उसके बाद आप लगाने होंगे एंड, ये पूरा हटा देंगे, आगे जोड़ देंगे अ लॉयर। पहले इतना सुनिएगा, महात्मा गांधी कॉमा अ लवर ऑफ पीस एंड अ लॉयर कॉमा ही आप हटा देंगे, जोड़ देंगे प्रीच्ड नॉन वायलेंस। मैं लिख के देता हूँ, दिक्कत ना हो। तो यहाँ महात्मा गांधी लिख लेना, एम गांधी मैं लिख देता हूँ, गांधी, आगे आप लगा देंगे कॉमा अ लवर ऑफ पीस, उसके बाद एंड, क्योंकि एक से ज़्यादा नाउन या फ्रेज दिए हों तो एंड से आप जोड़ दें, एंड अ लॉयर, आगे कॉमा, आगे आप लिख दें प्रीच्ड नॉन वायलेंस। आगे देखिए, मथुरा इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिम, यानी कि मथुरा एक तीर्थ स्थल है। इट स्टैंड्स ऑन द यमुना, यह यमुना नदी पर स्थित है। द यमुना इज वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर्स इन इंडिया, और जो यमुना है भारत में सबसे पवित्र नदियों में से एक है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट लिख लें, लगातार आपसे पूछता है वन ऑफ, इसके बाद में आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए साथियों। क्या चाहिए? प्लूरल काउंटेबल नाउन, अर्थात जो नाउन दिया हो उसमें आपको एस लगा देनी है जनरली, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मैन है तो इसका MEN हो जाएगा, ठीक है, चाइल्ड है तो चिल्ड्रन हो जाएगा, वूमेन है तो वूमेन हो जाएगा, MEN, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये मुझे आप बताओगे। ये क्वेश्चन पेपर 2023 में आपसे पूछा है। कालिदास, पटेल वाला भी पूछा है आपसे। कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट, ठीक है, इन संस्कृत। ये आपको सही करके बताना है क्या गलती है। तो आप देखना यहाँ वन ऑफ आया है, उसके बाद आपको नाउन प्लूरल चाहिए, तो यहाँ पोइट में गलती है, सही करके आंसर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ देखा जाए तो आपका रिवर्स क्यों आया है? क्योंकि सिलेक्शन की बात कर रहा है ऑफ। तो यहाँ भी 3 सेंटेंस हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मथुरा, एज हटा देंगे, कॉमा लगा देना, कॉमा अ प्लेस ऑफ पिलग्रिम, कॉमा आगे आप लिख देंगे इट को हटाकर स्टैंड्स ऑन द यमुना, फिर आप कॉमा लगा देंगे यमुना के बारे में, यमुना और एज यहाँ से आप हटा देंगे और पूरा जोड़ दें वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर्स इन इंडिया। क्या होगा आंसर? मथुरा। उसके बाद आपको क्या करना होगा? कॉमा लगाना होगा, आगे लिखेंगे आप प्लेस ऑफ पिलग्रिम, फिर क्या लगाएंगे? कॉमा, इट को हटा देंगे क्योंकि आपके पास नाउन है। स्टैंड्स ऑन द यमुना, फिर इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, द यमुना एज को आप हटा देंगे, आगे जोड़ देना वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर्स इन इंडिया। आगे देखिए,
एयर इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यानी कि हवा जीवन की सबसे पहली आवश्यकता है। इट इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, यह प्रकृति का एक फ्री उपहार है। तो यहाँ भी दोनों में है, जैसे आप चाहें उसे लिख सकते हैं। तो एयर कॉमा द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ कॉमा इट हटा दें, इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, या ये भी लिख सकते हैं एयर कॉमा अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर कॉमा द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ। आगे देखिए, मिल्टन वॉज अ फेमस इंग्लिश पोइट, यानी कि मिल्टन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि थे। ही बिकेम ब्लाइंड, वह अंधे हो गए। तो यहाँ आपका जो फ्रेज है ये है, तो मिल्टन, उसके बाद आप वॉज हटाएंगे, कॉमा लगा देंगे, अ फेमस इंग्लिश पोइट कॉमा और ही को हटा के लिख देंगे बिकेम ब्लाइंड। ब्लाइंड कॉमा लिख देना, वो तो एडजेक्टिव है, ठीक है। एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, यानी कि शिक्षा शक्ति का एक यंत्र है। इट हैज़ बीन द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन, यह सभ्यता के लिए एक गाइडिंग फैक्टर है या होता है, आप ये कह सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, एजुकेशन क्या है, तो आप कहेंगे एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। तो एजुकेशन के बाद आप इज हटाएंगे, कॉमा लगा देंगे, ये फ्रेज हो जाएगा आपका एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, कॉमा लगाएंगे, इट हटा देंगे, हैज़ बीन द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन। आगे देखिए, कालिदास रोट द शाकुंतलम, ही वॉज अ ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट। कालिदास ने शाकुंतलम लिखा, वह एक महान और नाटककार थे, एक महान कवि और नाटककार थे, ठीक है भाई। तो कालिदास क्या थे, तो आप कहोगे एक महान कवि और नाटककार। तो सबसे पहले आप कालिदास लिख दें यहाँ, कालिदास, उसके बाद कॉमा लिख दें अ ग्रेट पोइट एंड ड्रामाटिस्ट, फिर आप लगा देंगे कॉमा, लिख देना रोट शाकुंतलम, ठीक है। कालिदास कॉमा अ ग्रेट पोइट एंड ड्रामाटिस्ट रोट शाकुंतलम, ये कॉमा जरूर लगा लेना आप, ठीक है। अगला है, दिस प्लेस वॉज वंस अ प्रॉस्पर कॉलोनी, यानी कि यह स्थान एक बार एक समृद्ध कॉलोनी थी। इट इज़ नाउ अ हीप ऑफ रूइंस, लेकिन अब यह क्या है, खंडहरों का ढेर है। तो दोनों में से कोई भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस प्लेस कॉमा वंस अ प्रॉस्पर कॉलोनी कॉमा इट हटा देना, इज अ नाउ हीप ऑफ रूइंस। आगे है, शेक्सपियर रोट जूली सीजर, ही वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। तो कालिदास क्या, शेक्सपियर क्या थे, तो आप कहोगे एक महान नाटककार। तो ये लिख दें आप शेक्सपियर, उसके बाद कॉमा अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, ठीक है, ये लिख देना पूरा आप, फिर कॉमा लगा देना, आगे रोट जूलियस सीजर। डॉक्टर ब्राउन इज माई टीचर, ही लिव्स एट ऋषिकेश। तो डॉक्टर ब्राउन क्या हैं, तो आप कहोगे माई टीचर। तो डॉक्टर ब्राउन कॉमा माई टीचर कॉमा ही आप हटा देना, लिव्स एट ऋषिकेश। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका कमेंट में मुझे आंसर सेंड करेंगे। क्वेश्चन है आपका, रवि इज माई टीचर, रवि इज माई टीचर, ठीक है, फुल स्टॉप, ही लिव्स इन आगरा, ही लिव्स इन आगरा। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में सेंड करना है, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। अब इसमें कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिन्हें आप एडजेक्टिव क्लॉज के माध्यम से भी बना सकते हैं, एक बार बताया जाए क्या। जैसे कि देखिए, ये था आपका कालिदास वाला, ध्यान से देखिए। तो आप इसे ऐसे लिख सकते थे, अ ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट कालिदास रोट शाकुंतलम, ये एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाता है। यहाँ मिल्टन लिखा है ना, तो आप ये लिख सकते थे, अ फेमस इंग्लिश पोइट मिल्टन बिकेम ब्लाइंड, ये हो जाता आपका आंसर, ठीक है। और क्या था, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप ऐसे बना सकते हैं। नेहरू वाला देखिए, अ ग्रेट क्या था, अ ग्रेट स्टेटमैन नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कालिदास वाला देखिए, अ ग्रेट संस्कृत पोइट कालिदास वॉज द ऑथर ऑफ शाकुंतलम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।